राकेश जी, मुरली जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है फैमसन फर्स्ट के एक नए एपिसोड में। राकेश जी, पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग फैमसन फर्स्ट में एक्चुअल में ऐसे पॉडकास्ट में करते क्या हैं। हम आपके जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और इंडस्ट्री के बारे में सवाल-जवाब करते हैं। जो आपका नॉलेज है वो हम लोग ऑडियंस तक लेके जाते हैं। ये एक हमारा इनिशिएटिव है ताकि अ, उन ऑडियंस को भी पता चले कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, जी, क्या नई जी, चीज़ हो रही है जी, और उससे वो कुछ सीख सकें, अपने जी, बिज़नेस में यूज़ कर जी, सकें। जी, तो ये फैमसन फर्स्ट का एक इनिशिएटिव है। जी। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपका स्वागत करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक बार अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करिए। मैं राकेश गुर्जर, क्वालिफिकेशन से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट 32 इयर्स सर्व कर चुका हूँ अभी तक, सोलन इंडस्ट्री को, जिसमें एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग और लसेटिन ये सारे प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में काफ़ी काम किया हुआ है। आईएसपी का पायलट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अनटॉस्टेड एडिबल में या एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो ये सारा एक्सपोजर रहा है अभी तक। और उसमें मेनली मेरे दो इंडस्ट्री रही है। इसमें अंबुजा, गुजरात अंबुजा को सर्व किया 8 इयर्स, कृति न्यूट्रिएंट्स को सर्व किया 14 इयर्स। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल के प्रोजेक्ट्स किए हैं, सोया के प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी किए हैं, 7-8 प्रोजेक्ट्स किए हैं। अच्छा, जी, ग्रेट। तो तो ये आप बैकग्राउंड है। इंडस्ट्री कंसल्टेंट हैं और जी। इतना आपका 32 साल का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है जी, ऑयल एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट्स जी। के ऊपर। सीधे ही आपसे सवाल पे आता हूँ जी, राकेश जी। सो हमारा जो देश है भारत, ये अभी भी जितनी भी एडिबल ऑयल की जो ज़रूरतें हैं वो इंपोर्ट ही कर रहा है। जी, मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं जी, इंडिया में। पाम ऑयल हो गया या सोया हो गया, राइट, बिकॉज कंजम्पशन इतनी हाई है। जी। तो आपके अनुसार ये जो प्रोसेसिंग कंपनियां हैं, क्या इनके लिए कोई बड़ा अवसर है इसके पीछे, इंपोर्ट के पीछे? हाँ, इंपोर्ट में जैसा सभी आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं जी कि इंडिया नेट इंपोर्टर है ऑयल का। जी, ऑलमोस्ट 60% ऑयल हमको इंपोर्ट करना होता है हमारी ज़रूरतों का पूरा करने के लिए। करेक्ट। हमारे पास आज जितना फैसिलिटी हैं या जो क्रॉप्स अवेलेबल हैं, उसमें हम 40% के आसपास प्रोड्यूस कर पाते हैं। Okay. और टोटल आज का इंडिया का डिमांड जो है एडिबल ऑयल का, वो 26-27 मिलियन टन के आसपास है। उसमें से करीब हम 10 to 11 टोटल ऑल सेगमेंट ऑफ ऑयल, उसमें से हम 10-11 मिलियन टन सी ऑफ ऑयल प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और जो क्रॉप हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा ऑलमोस्ट हमको 16-17 मिलियन टन ऑयल को इंपोर्ट करना होता है हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए। इसमें अब अगर मैं अपॉर्चुनिटी वाले पार्ट पे देखता हूँ, तो आज कुछ फैसिलिटीज़ अपग्रेडेशन का ज़रूरत है और उसमें गवर्नमेंट के भी कुछ सपोर्ट चाहिए, जिसमें हम कुछ हाई यील्ड क्रॉप्स को इन्वॉल्व करें हमारा फार्म पे, ताकि हम अपने प्रोड्यूसर भी बने और एक्सट्रैक्शन के लिए मैन्युफैक्चरर भी हों, ताकि हम उतना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर पाएँ अपनी इन हाउस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उसमें गवर्नमेंट को भी आज जितना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या जितना इंपोर्ट अभी करने के लिए जितना हमको पैसा लगता है जी, वहाँ पर भी एक सपोर्ट गवर्नमेंट को भी आएगा और वही सपोर्ट फार्मर्स को भी आएगा। फार्मर्स को तो मतलब आपने 3 सेगमेंट में देखा मोटे-मोटे कहीं। एक आपने प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स, फिर आपने प्रोसेसिंग के लिए जो प्रोसेसर्स हैं प्लांट लगाने के लिए। तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी आप कह रहे हैं, तो फिर जी प्रोसेसिंग इंक्रीज होगी एडिबल ऑयल की और गवर्नमेंट पॉलिसी से पुश मिलेगा। बिल्कुल। उसमें जैसा अभी हमारे यहाँ पर जो पर हेक्टर यील्ड आता है, मैं अगर सोया को स्पेसिफिकली बात करूँ, तो सोया में जो 1300 kg to 1400 kg पर हेक्टर आती है। अच्छा। इंस्टेड ऑफ यूएस और ब्राज़ील और अर्जेंटीना जो लार्ज प्रोड्यूसर है सोया के, उन लोगों के पास ऑलमोस्ट 3,000 kg प्रोडक्शन आता है तो पर हेक्टर, तो ऑलमोस्ट हम लोगों से 2.5 टाइम्स के आसपास ज़्यादा आता है। वो एक बहुत बड़ा गैप है। अगर उसमें हमारे R&D में और हमारा प्रोसेसर्स भी और साथ में गवर्नमेंट की R&D में भी उस तरीके की क्रॉप्स को अगर डेवलप किया जाए जिसमें हम
ज़्यादा प्रोडक्शन आ सके, जिसमें हमारा ज़्यादा यील्ड आ सके सोया सीड को लेके या ऑयल सीड्स को लेके, तो वो हमारे पास प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में डेवलप हो सकती हैं। तब हम वो अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं या इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। ग्रेट। सो आने वाले ईयर्स में अगर हम देखें, आपको क्या लग रहा है इंडिया में कौन सा सेगमेंट जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ेगा? जैसे आपने सोयाबीन की बात करी, आपने मस्टर्ड की बात करी, पाम ऑयल एक और चीज़ है, या फिर सनफ्लावर है। आपको क्या लगता है कौन सा सेगमेंट जो है वो बेटर, या फिर सारे सेगमेंट होंगे 1 2 3, अगर आप बता सकें? देखिए, सोया सबसे ग्रोइंग है। उसका डिमांड भी है, उसका कंजम्पशन भी है मार्केट। पाम उसके बाद नेक्स्ट आता है, मस्टर्ड आता है, बट ये कुछ जोन में रह जाता है। मस्टर्ड है या राइस ब्रान ऑयल है, ये सब जोन वाइज कैटेगराइज हो जाते हैं ऑयल की कंजम्पशन को लेके। सोया का ऑयल का जो कंजम्पशन है वो लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन सोया का ही होता है। उसका एक तो कॉस्ट भी और दूसरा अवेलेबिलिटी भी। इंडिया में आप थोड़ा डिफाइन करें कैसे? जैसे अगर देखता हूँ तो हमारे पास जो मेजर एरियाज हैं, तो एमपी मध्य प्रदेश का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है, राजस्थान का एरिया है, गुजरात का एरिया है। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखें तो ईस्टर्न साइड भी काफ़ी कंजम्पशन रहता है सोया ऑयल को लेके, नॉर्दर्न साइड में भी कंजम्पशन रहता है। तो कुल ओवरऑल में अगर देखते हैं तो सोया का कंजम्पशन सबसे हाई रहता है। तो उसका ग्रोइंग भी 5% 6% एक ऑन एन एवरेज बेसिस पे तो आ ही रही है, ग्रोथ उसकी आ रही है। मस्टर्ड में आ रही है, बट मस्टर्ड की वॉल्यूम में कंजम्पशन कम है। तो अगर हम सबका मोटा मोटा कैगर देखें तो सोया का कैगर आपके 7% के आसपास होगा। यस। और बाकी सेगमेंट्स में मस्टर्ड का कितना होगा पर एनम? 10 अराउंड 10%। 10% होगा। तो मस्टर्ड में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है फिर, इसका मतलब ये हो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जब देखेंगे तो वो फिर मस्टर्ड में उतना वॉल्यूम नहीं होता है जितना वॉल्यूम सोया में होता है। और सबसे ज्यादा किस ऑयल की कंजम्पशन होती है अगर वैसे हम देखें देश में? सोया का। अगर हम सारी इंडस्ट्रीज को मतलब पाम और सोया। कुछ परसेंटेजेस आप डिफाइन कर सकते हैं सेगमेंट्स के? परसेंटेज में आई थिंक समवेयर अराउंड 30% इज पाम, 25 to 28% इज सोया। तो palm and soya are the top two. Yes. Any special initiative, Rakesh ji, which industry is doing, especially इनके लिए palm के लिए? हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं पाम के प्लांटेशन के लिए जी। उसमें ईस्टर्न साइड में भी आए, अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी उसमें कुछ इनिशिएटिव करना शुरू किए हैं। बट एक थोड़ा प्रोसेस है, उसको टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे आएगा, जिसमें हम अपना पाम का जितना आज सबसे मेजर जो इंपोर्ट होता है वो पाम का ही होता है। तो पाम के नीड को हम लोग यहाँ पर कुछ फुलफिल करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्रॉप राकेश जी जो फ्यूचर क्रॉप इंडिया में हो सकती है आने वाले 5 सालों में, क्या हो? मैं सीड में सोया ही रहेगा। सोया इसलिए रहेगा क्योंकि जो अभी एक तो ऑयल का बात हो गया जिसमें हम एडिबल ऑयल की नीड्स को पूरा करते हैं। सेकेंडली उसमें जो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट आ रहे हैं सोया से, प्रोटीन से रिलेटेड, तो सोया अभी तक फीड में या ह्यूमन मतलब फीड और पोल्ट्री फीड और इन्हीं सब चीज़ों के लिए कंजम्पशन में जा रहा था, जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसका डिमांड और अब कंजम्पशन इंडिया में अब बढ़ रहा है। तो सोया ह्यूमन कंजम्पशन की तरफ भी वो प्रोटीन डाइवर्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि सोया को ग्रोथ अभी अच्छा आ रहा है। तो पिछले 10-15 सालों में हम देखें, लास्ट डेकेड में 15 सालों में ये जो एडिबल ऑयल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये किस तरीके से बदल रही है, किस तरीके से बदल रही है? थोड़ा सा आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, स्पेशली अगर हम प्लांट्स की एफिशिएंसीज की बात करें जी, हम लोग न्यू टेक्नोलॉजीज की बात करें, क्या चेंजेस आपने देखे हैं इन लास्ट 10 to 15 जी। अब पहले जो जिस तरीके से प्रोसेसिंग हो रहा था उसमें अब कुछ एनहांसमेंट आ रही है ऑटोमेशन को लेके, प्रोसेस अपग्रेडेशन आ रही है जहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन को लेके बात होता है।
या अपनी कॉस्ट रिडक्शन को लेकर बात होता है, प्रोसेसिंग कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, वो सारे अपग्रेडेशन प्लांट्स के अंदर आ रहे हैं। अच्छा। जिसमें कि ऑयल का रिकवरी, ऑयल की यील्ड्स हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट्स के अंदर में प्रोटीन के बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और टेक्नोलॉजी में अगर बात करते हैं तो एक्सट्रैक्शन का टेक्नोलॉजी भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। प्रिपेटरी में भी काफ़ी क्लीनिंग और ये सारी चीज़ों को लेकर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ है। तो ये सारे अपग्रेडेशन आ रहे हैं। और इसके अलावा कहीं और वैल्यू चेन में आपको दिखता है, जैसे ऑपरेशनल लेवल पे कुछ चेंजेस या फिर इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो काफ़ी है अभी, क्योंकि अभी तो बहुत ही बेसिक काम हुए हैं। राइट फ्रॉम बिगनिंग से अगर बात करते हैं तो जब सीड का अराइवल होता है वहाँ से क्लीनिंग का एक स्टेज जैसा है कि जहाँ पर हम बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के स्कोप है। बेहतर प्रोडक्ट आपको कन्वर्ट करना है तो आपके लिए प्रिपरेशन सबसे एक इम्पॉर्टेंट आपका एरिया है। जितना बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे उतना ही आप आउटपुट बेहतर कर पाएंगे। तो प्रिपरेशन एक अभी बहुत बड़ा एक गैप है वहाँ पर, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। और इसके अलावा में एक्सट्रैक्शन में भी अभी काफ़ी स्कोप है, जहाँ पर हम अपना थर्मल इफिशिएंसीज को किस तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, हम लॉसेस को किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, हम एनर्जी को किस तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। तो बहुत स्कोप है अभी उन सब चीज़ों में। ग्रेट। मुरली जी, वेलकम टू यू वंस अगेन। मुरली जी, सबसे पहले तो प्लीज़ आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ इंट्रोड्यूस। माय नेम इज़ मुरली मोहन. My full name is G.J.V. Murali Mohan, so known as Murali Mohan for everyone. So I am an oil technologist. I have 30 years of experience in oil and fat industry. So I have a sales experience of 10 years and installation and commissioning experience of 13 years and 7 years of production experience. So the major experience for me is in DSMET India. So I am 20 years with DSMET, and recently 6 months back I left DSMET and joined with FAMSUN as a general manager for oils and fats marketing in South Asia. So I am very familiar and I am in this industry for last 30 years. Yeah. So आप भी इंडस्ट्री में बहुत पुराने प्लेयर हैं मुरली जी। तो सीधे ही आपसे भी इस सवाल पे आना चाहूँगा। जो इंडियन एक्सट्रैक्शन प्लांट्स हैं, और अभी राकेश जी टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे थे, तो टेक्नोलॉजी में आपको बड़े एक्सट्रैक्शन प्लांट्स में गैप्स कहाँ पे दिखाई देते हैं? मैं रिक्वेस्ट करूँगा टॉप 3 गैप्स आप प्लीज डिफाइन करें। टॉप 3 गैप्स। One is in seed cleaning part. So we are procuring seeds from the farmers. So normally they don't clean properly and they directly take into the traders and traders will transfer to the industry. So the pre-cleaning section we need to be more efficient. And seed grading, there are different kind of seed also available in sizes. So small size, big size, broken, like that. So we have to make seed cleaning and destoning in the pre-cleaning part itself, so that we get, and sizing also in the pre-cleaning तो section. हिंदी ऑडियंस के लिए भी ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है कि कौन-कौन से वो बड़े पार्टिकल्स हैं जो क्लीनिंग में चाहिए होते हैं। क्लीनिंग में स्टेम्स है, like mud particles है, sand है, and then stones है, broken seed है, small size seed है, immature seed. So we have to separate above 4 mm seed. If we separate from after the cleaning, so after stems, mud, everything is removed. So we stones are removed. Destoning also we foresee in the pre-cleaning section. So that would be better for the better quality meal. So we grade it above 4 mm seed, below 4 mm seed, and store it in separate silos and go for the process as per the product. So first gap is जो आपका cleaning section में जो gap है। Correct. And the second one is in the preparation section. We have to
make the proper flaking and expanding process, so that the protein content we get better protein content, and retention of oil in cake. We have to foresee actually that will happen in the extraction. The preparation of the seed will happen in the preparation plant. Okay. So we have to take care for the flaking and extraction process. And cleaning also helps to get the uniform flakes in the flaker. Okay. So that flake will go to the expander. Good expander will take the better pellets, so that retention in oil will come down. That is the second part. That is a commercial loss also happens in that. So whatever oil we are gaining, that is more beneficial to the Right. industry. Correct. So that is one thing. And coming to the utilities and quality point of view in the extraction, we have to use efficient machinery and heat transfer part. We can do so many things. The Okay. heat loss from the drying section in the DTDC Okay. can be reused in the preparation section for the seed conditioning process. Okay. And then the final thing is, when we get the oil from the preparation extraction section, so that oil also, water degumming, if you make it in the solvent plant itself, so that the gums also will be separated, and the clean oil goes to the storage tank, then you don't have issues with oil in the refining section also. So that is the major three technology gaps. Many people are trying to do it, but the major portion in Indian industry needs to be modified or upgraded in the new plants also. Okay. So, So reuse of energy, which you're saying. Yeah. In the third point. So Correct. how do you see that gap fulfilling? yeah, I mean, is there something globally being done already about it? In India, it is still a gap, or is there a solution which you can offer? yeah. Globally, from FAMSUN also we are doing, Okay. and some other multinational companies also doing it. Solution for Solution for heat transfer. So the major thing is, in India still the hot air and cold air going from the passing from the DTDC, Okay. the last two stages, drying and cooling section. DTDC so that- full form would be The desolventization, desolventization, toasting and drying and cooling. drying and cooling. Yeah. Yes. So in drying and cooling part, we induce air to remove the to remove the exent solvent loss, and then for the better consistency of the meal, Right. which is going into the godown. Mhm. So that part we have to make it more heat efficient system. So the air which is going into the drying and cooling section will be diverted into the preparation section Okay. using the ducts. Mhm. And before going to the ducts, we can clean the particles, whatever it's going into the air, Okay. so that ecologically, by environment also, it is safe, and the heat transfer from that hot air, we can use it in the conditioning So section. this extra work which you'll be doing, Yeah. where do you see the saver in terms of return? Do you think we can convert that return saver in terms of money also? Yeah, How yeah, is- definitely. In preparation section, we can reduce 35 kg of steam Okay. due to this. Okay. So, in addition to the environmental advantage. Great, fantastic. राकेश जी, जो ये सरकारी पुश जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, इनका एक बहुत इम्पोर्टेंस होती है किसी भी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए. रिसेंटली वी हैव सीन कि एथनॉल इंडस्ट्री में गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, जी बहुत अच्छा पुश मिला. जी अभी सोलर इंडस्ट्री में भी हमने देखा जी। गवर्नमेंट पॉलिसीज आई, बहुत अच्छा पुश जी। मिला. आप बताएं हमारी इंडस्ट्री में, मतलब ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल सीड इंडस्ट्री में जी
वो पॉलिसी क्या एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो कौन कौन सी है? हाँ, उसमें कुछ सब्सिडीज हैं जी। जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर नए यूनिट इंस्टॉल करते हैं ओके। उनके लिए कुछ सब्सिडीज हैं। जी। कुछ अपने प्लांट लेवल में हाइजीन और इनको इम्प्रूव करते हैं, फूड ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं। ओके। जो ओल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी एग्जिस्ट करती हैं, जो अभी ऑपरेशनल हैं, अभी तक अगर वो फीड ग्रेड के ऊपर काम कर रही थी, अब वो फूड ग्रेड में जब कन्वर्ट हो रही हैं, जहाँ पर वो एडिबल कुछ प्रोडक्ट्स अपने उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू किए हैं, तो उस एरिया में आपको जो गाइडलाइंस के हिसाब से FSSAI की और वो सारा उनके नॉर्म्स के हिसाब से उस एरिया का हाइजीन है पर्टिकुलर, उन सब एरिया में जो अपग्रेडेशन आते हैं उनमें भी कुछ कुछ सब्सिडीज़ हैं। उस तरीके से एक सपोर्ट आता है इंडस्ट्री को। फार्मर्स के लिए तो गवर्नमेंट ने MSP का एक कर रखा है, वो फिक्स है ना। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिसमें जो गवर्नमेंट उसमें जैसे एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी कुछ टैक्स में रिलैक्सेशन रहता है जो एक्सपोर्ट होता है। तो कुछ इस तरीके के सपोर्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से नए नए प्रोसेसिंग प्लांट अगर आपने खोलने हैं तो उसको ही अगर हम फोकस करें, हाँ, उसमें क्या करें? उसमें दो तरीके का सब्सिडीज हैं। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ सब्सिडीज हैं, कुछ स्टेट लेवल के ऊपर भी सब्सिडीज हैं। एग्जैक्ट उनके नंबर्स देखने पड़ेंगे, बट कुछ सब्सिडीज हैं जो वो सपोर्ट करती हैं इनिशियल स्टेज पे एस्टेब्लिशमेंट को। तो गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा पुश, हाँ, पुश आता है, उसमें पुश आता है। और अभी रिसेंटली जैसे हम सुन रहे थे कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज कर दी हैं जी, या फिर इंपोर्ट के ऊपर भी और कई डिफरेंट तरीके से हाँ, लगाम लगाने की कोशिश करी है। वो भी एक सपोर्ट है जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उन लोगों के लिए और हमारे फार्मर्स के लिए, दोनों के लिए, जिसमें कि अगर इम्पोर्ट ड्यूटी जब हाइक होता है तो वो एक सपोर्ट आता है यहाँ की इंडस्ट्री को रन करने के लिए, ऑपरेशनल होने के लिए। तो इसी तरीके के सारे सपोर्ट्स हैं। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। तो मोनू जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो अभी प्रोसेसर्स जो हैं, जो अपनी प्रोसेसिंग मशीनरीज के ऊपर जो ध्यान देते हैं, आपके अनुसार उस पूरे प्रोसेस में ऑप्टिमाइजेशन, मतलब हम प्रोसेस को अगर ऑप्टिमाइज करें तो वो पूरे प्रोसेस में कहाँ कहाँ ज़रूरी है? अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो मैं कह रहा हूँ जैसे सीड का आपने इनटेक लिया, आपने स्टोरेज किया, आपने मील हैंडलिंग करी, तो अगर हम कंप्लीट प्रोसेस की बात करें तो ऑप्टिमाइजेशन जो है प्रोसेस की, वो आपको लगता है कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए? Yes, very good. Now, I will start from the unloading section. Actually, in India, normally we get the trucks will be unloaded. Okay. So, not from the ship or in other countries directly from the ship they unload and they take from the conveyors from the port itself. But majorly in India we transport through trucks. So the trucks will be unloaded. So as a Famson, we are one-stop solution. We provide complete integrated solution for everything. Okay. So starting from unloading to the pre-cleaning and to the silo to the day silos, and then preparation, extraction, water degumming, refining. If customer likes to take a cooling tower, boiler, and structure also we can do it, but it is customized between the client and Famson. So the unloading points normally we take, suppose for the 500 tons plant, 2 unloading and 1 standby, like that prefer to take. So because 10 hours is the everyday working time with Hamalis, so that the daytime only unloading will happen. Accordingly we design the unloading, directly it goes to the unloading point to the pre-cleaning. Okay. Completely pre-cleaning will be done. After pre-cleaning, the seed, clean seed goes to the silos. Okay. And then our silos, we are very, our expertise is very good in silos. Yeah. So that the assembled plate silos, we give up to 20,000 tons. Okay. And then the other silos also 10,000, 3,000, like that also we give. But
The major portion, the axial flow, airflow, the ventilation system, temperature control system, and then the level indication system. So these are all very well maintained, and sweep gear system for the silo cleaning also. So that is sweep agitation system. So that also we foresee. So our silos are very good in India. We have from last 15 years we have very good market for paddy, soybean, maize, even for the rapeseed also we are giving it the silos. Okay. So it is the silo part. From the silo through the conveyor we take into the day silo. From the day silo to the preparation section. We have a destoning system. We can foresee in the pre-cleaning, and then even in preparation also. So we foresee another destoning system so that it's a precaution for the flakers. So once the flaker is damaged, then the flakes always it comes 0.25 to 0.4 mm. Normally we take the flaking, which is the major portion and major precaution we need to take. And 8 to 18 mm that width of the flake will come, so that is very good for the extraction process before going into the expander. So the uniformity we maintain it. We make we have designed these rollers of the silos in our USA R&D department. So it's a very efficient flakers. So that. So Murliji, what do you think when we talk about only extraction machines? Yeah. As per you, when we need to optimize the complete process. Yeah. How much important it is when we are talking about seed intake, when we are talking about storage, we are talking about preparation, right? Even meal handling and packaging. Optimization is how much important in the complete process. It's very important to control the losses in retention oil in cake and oil quality. So this is more important. Okay. So for that, FAMSON is a one-stop solution and integrated solution for everything for the extraction plant. So our supply starts from unloading to pre-cleaning and then to silos. From silos to day silo to preparation to extraction, and further it goes for the refining process. So the DOC goes to the godown, and I will come to godown also how to make optimization in that. So starting from the seed unloading, normally in USA and China, so they get the seed through the sea, and from the sea they take the seed through the conveyors directly to the silos and then to the cleaning. So like that, their process will happen. But in India, our transportation mode is like trucks. So say 20 ton, 10 ton like that. So sometimes even lesser than that. So we make unloading points, one standby, and suppose for the 500 tons per plant, the average capacity in India. So we have 3 unloading points. 2 are always in running for 10 hours, and 1 will be in standby. Suppose in the season, 3 also we can unload. So the 3 unloading points will we can unload for the 10 hours, and then it goes to the pre-cleaning section, where stems like mud particles, sand, and destoning stones. So we put destoning also, as we discussed before. Yeah. So the clean seed goes to the silos, and silos our expertise, FAMSON expertise, is very good and well known in India. So from last 15 years, we have supplied many silos to the bigger capacity. Yeah. So we have
two kind of silos. One is assembled plate silos, which can give up to 20,000 tons capacity. The second one is spiral plate spiral assembled silos. Yeah. The maximum capacity we can give up to 10,000 tons Okay. capacity for one silo. So normally the people, in industry, solvent industry, so for 500 tons, 3,000 tons silos will be preferred. Okay. So we have very good. So the maximum cap would be around 3,000 ton. Yeah, 3,000 is sufficient for the Sufficient for 500. Okay. Suppose if you go to the 1,000, 2,000, so the capacity and silos will increase. Okay. Driving force to maintain the seed condition good Yeah. is the airflow. Okay. So our Ventilation. ventilation through airflow. Our centrifugal fans and then axial flow, and Yeah. then the motor will be outside the silos, and the complete design we give it in such a way that the humidity and temperature controls very well, and seeds should not be damaged for a longer time. Yeah. So we are very good in that. So coming to the preparation section. So preparation section starts from the destoning and then optimize with magnetic any magnetic separator, like any iron particles comes, it will stop there only. After that, online weighing system. So what the input what we are getting to the plant, we measure it. So that is more important, and the complete preparation, pre-cleaning, preparation, extraction, everything is PLC based. Okay. And we can control the measurement, the sensors, the machines, and the conveyors. So there will be an interlocks with that. So if suppose something failed from the silo, the input stops. Automatically the plant stops, and you can optimize after the maintenance is done. Okay. So we have that facility, Great. so that operator can operate the plant in a steady state manner. So coming to the machinery part, crackers are our own manufacturing, flakers are our own manufacturing. Famson makes all the machines. For conveyors we manufacture, or we can customize, and we can make the local or party vendors also we can do it. So the optimization can be done in the commercial point of view also for the Indian suppliers. For that only I am saying this. Okay. Yeah, we can supply from our workshop also, even conveyors. Okay. So the flakers, our flakers, Famson flakers are designed in our USA R&D center, so which has very good efficiency, and the flake thickness, the minimum we can give up to 0.25 to 0.4 millimeter. Okay. Yeah, the size of the pellet will be 8 to 18 mm. Okay. And after that it goes to the expander. Our expander is designed in such a way that there are three portions in that: feeding portion, and pressing portion, and meal conditioning portion. Three portions are there. Okay. So it's a cone choke design to release the pellets, and meal cooks very conditions very well, and we get sponge like pellets. Okay. Which can the percolation will be very good in the extraction plant. So after that it goes to the meal cooling section, and the one more thing is we design the plant with hulls and without hulls. Normally in India, sometimes only we process high-pro requirement will be there, and the with fiber requirement also will be there, so that
we can give dehulling separately. Okay. And then after cracking, aspirations will be there. After dehulling, aspirations will be there. And whatever meat going into the hulls, that can be recycled to the recycled back to the extractor or to the expander, not to the extractor, to the expander, so that it cooks well and then goes back to the so that we can oil loss will be in control. So we can optimize oil loss when we are talking about optimization. So we can control the meat from the hulls and then it can be recycled. So after meal cooling, we go to the extraction section. So FAMSON extractor is a shallow bed extractor. The extraction efficiency is very good with 1.1 meter bed height with 2 double bed extraction. So the percolation will be good and the power savings are very nice and retention in oil is very good. And after that, the meal after oil extraction goes to the DTDC section. So normally in India, most of the plants are drying, cooling separate and desolventization, toasting are separate. But ours is a single DTDC system, so that we can have cold normal temperature meal goes to the godown and then it goes for the meal grinding and meal bagging section. So the hulls which we have separated from the preparation section will go to the hulls grinding section. So this also we can store it in bins and then this hulls powder can be mixed with the meal after the meal grinding section, so that it will be a continuous process with PLC control, so that the optimization of hull separation, hull grinding, meal grinding, mixing, and then oil extraction, oil distillation, and then DOC. So we have optimized in all the places. And finally, it will end. It will end with the packaging. Yeah, oil goes to the storage, and meal goes to the meal bagging section. So in India, normally meal bagging section is in the bags, and it takes huge area for the godown. So you're saying that is a challenge. That's a big challenge. And so let me discuss this challenge with Rakesh ji. राकेश जी, जो लास्ट में हम बात करते हैं DOC की और बात करते हैं कि उसको हम स्टैक करते हैं जी, और स्टैक करने के बाद फिर उसको वो एक पूरा प्रोसेस है, फिर डीस्टैकिंग की बातचीत होती है, तो ये क्या कोई चैलेंज है? अगर ये चैलेंज है तो इसका सोल्यूशन क्या है आपके अनुसार? देखिए, अभी जो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक नॉर्मल जो इंडस्ट्री या इस कैपेसिटीज़ की हैं, से 500, 600 टन, 800 टन्स कैपेसिटी के प्लांट हैं जो ऑपरेशनल हैं। तो 500, 600 टन्स में जहाँ पर आपके पास बैगिंग हो रहा है, वो नॉर्मली 50 kg का बैग पैकिंग चलता है इंडिया में। उसको आपको वो जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन में आप पहले बैगिंग करते हैं, देन स्टिच करते हैं, या उसको अभी आज का पोजीशन में अभी थोड़ा सा एक और चीज़ उसमें अभी एक और गैप है। इस बैगिंग के पहले एक गैप ये है कि नॉर्मली जितना बैगिंग का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 10 डिग्री एम्बिएंट प्लस 10 डिग्री के आसपास बैगिंग होता है, ठीक, विच इज़ अ टास्क टू इमीडिएट स्टिचिंग के लिए। तो वो इमीडिएट स्टिच नहीं कर पाता है, उसके लिए उसको होल्ड करना पड़ता है। तो वो उस होल्डिंग के लिए एक तो वहाँ पर उसको स्पेस चाहिए, देन उसको फिर स्टिच करता है, तो वो डायरेक्टली लोडिंग भी नहीं कर पाते हैं। फिर स्टिच करने के बाद में उसको स्टेक करता है, देन फिर उसके बाद डी स्टेकिंग होकर और वो सब कुछ हो रहा होता है। तो ये जितना प्रोसेस होता है, इसमें मैन पावर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है इंडस्ट्री की। और अभी इंडस्ट्री बहुत सफ़र कर रही है। हाँ, अब इसमें हम DOC जो टर्म यूज़ करते हैं, DOC या मील उसको जो है,
उसके लिए स्टोरेज साइलोस के ऊपर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने का ज़रूरत है, जिसमें आपके पास जो मटेरियल आया है वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे, जैसा अभी मुरली जी ने बताया उसमें कि DTDC से हम एम्बिएंट प्लस जितना भी क्लोज पहुंच सकते हैं उस टेम्परेचर पे आ जाएं, ऑलमोस्ट एम्बिएंट प्लस 3-4 डिग्री 5 डिग्री इस रेंज में अगर रह जाते हैं तो हम उसका सीधा साइलोस में स्टोर कर सकते हैं। साइलोस से हम उस साइलोस में ही बैगिंग मशीन और स्टिचिंग मशीन वहाँ पर ऑनलाइन वो अरेंजमेंट करके आपके पास जिस समय लॉरी आती है आप उसी समय उसको बैगिंग करके स्टिच करके सीधा लॉरी पे लोड कर सकते हैं। तो आपको इसको स्टेकिंग डी स्टेकिंग वहाँ पर जो लॉसेस हो रहे हैं वो सारी चीज़ें, उतना मटेरियल हैंडलिंग का ज़रूरत नहीं है, उतने मेन पावर का भी ज़रूरत नहीं है। वो अननेसेसरी अभी मेन आर्स भी जा रहे हैं, मेन पावर भी जा रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पे कॉस्ट सेविंग भी आता है, कॉस्ट सेविंग आता है, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी में कंसिस्टेंसी आता है, आपको ओवरऑल रिजल्ट में कंसिस्टेंसी आती है, और आप जल्द मतलब आपकी लॉजिस्टिक की कॉस्ट अगर मैं उसको उस पार्ट से भी देखता हूँ कि अगर आपके पास इमीडिएट ट्रक आता है और अगर आपका टैट है, मतलब टर्न अराउंड टाइम जो है ट्रक्स के लिए, लॉरी आया और आपने इमीडिएट उसको 2 आवर्स में आपने अगर लोड करके आपने अपना गेट से उसको आउट कर दिया तो आपको लॉजिस्टिक के कॉस्ट पे भी उसका इम्पैक्ट आ जाता है। आपका कस्टमर भी खुश रहता है, आपका कस्टमर ट्रक का ड्राइवर भी हो सकता है, आपका कस्टमर आपका जहाँ पर मटेरियल जा रहा है वो भी हो सकता है, जो कंज्यूमर है वो दोनों ही उस एंड पे दोनों खुश रहते हैं, ताकि आप उसके लिए उसको एक उसका जो टेट है आप उसको बेहतर करके देते हैं। अदरवाइज अगर आपने पहले स्टेक लगा रखा है, जब तक आपके पास हम्माल नहीं है तब तक आप उसको लोड नहीं कर पाएंगे। उसमें कुछ रोबोटिक सॉल्यूशंस भी हैं अभी, जिसमें आपको लेबर का भी जरूरत नहीं है, आप सीधा बैगिंग स्टिचिंग होती है, उसके बाद आप रोबोट्स के साथ में आप सीधा उसको लोडिंग भी कर सकते हैं। वो भी हैं, जो फैमसन से मेरा बात हुआ तो उसमें उन्होंने वो भी बताए थे, बट वो कितना अभी इंडिया में कितना एडॉप्शन आती है वो तो एक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो जरूरत भी है अभी, और कॉस्ट कटिंग में प्रोसेस श्योर। इससे जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, शॉर्ट में आप प्लीज आंसर दीजिएगा। हमने पिछले 10-15 सालों की बात करी जी, आपको आने वाले 5 साल में क्या ट्रेंड्स, नए ट्रेंड्स दिखते हैं इस इंडस्ट्री में इन नेक्स्ट 5 इयर्स? नेक्स्ट 5 इयर्स में एक तो ये इंडस्ट्री फूड ग्रेड की तरफ कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे, तो वो एक एडिशन आ रहा है, मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर जाना है, जहाँ पर ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए हम लो कॉस्ट प्रोटीन अवेलेबल कराएं, जो आज हमारे पास प्रोटीन डिफिशियंसी तो है ही पूरा, तो एक तो वो फुलफिल करने का जरूरत है, तो एक तो वो एक अपग्रेडेशन आ रहे हैं इंडस्ट्री में लेके। बाकी ऑटोमेशन को लेके काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि मैनुअल डिपेंडेंसी अभी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, वो ऑपरेशन करना बहुत ईजी, मतलब ईजी नहीं बचा है अब, तो जितना ऑटोमेशन आते जाएगा, जितना मैन पावर कम होते जाएगा, उतना इंडस्ट्री और बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। Monu ji, Famson is a global company, right? And you have experience, wide experience in Indian market. If we compare the plants which are generally being installed at a global level and domestic, give top 2 points. What are the differences? The major difference is retention in oil content, and second one is steam consumption and solvent loss is very less. Quickly, can you explain more, please? Retention in oil, normally we give, if a seed is separated, good grade seed is separated, we can give up to 0.5. Okay. And solvent loss 1 kg per ton. For So 500 globally it is different and domestic it is different, is it? Yeah, definitely. In Why, India, why that difference is there? because of the technology and automation and instrumentation. So India is still lagging behind in adopting those Yeah. technologies. How Famson is But there are some companies in India, total plants we cannot say. how but, Famson is supporting, what do you think, in Indian domestic market to increase this? Yeah, Famson, we are as an integrated solution provider from starting to end. The complete scope will be ours. So we take care of PLC and online measurement, and then we take care of automation and our heat transfer. So, and the suppose if you see in normally solvent loss happens in the solvent extraction plant. Okay.
So there should not be any loose ends, or the perfect tight system should be there. And the air which is going to the exhaust, the final vent, should be controlled. And So then that solution Famson gives that us. full solution Famson gives. Globally, it is already happening, not in India. Yeah, can bring that globally, solution to- globally there are some good technology suppliers, so they are giving it. In India, the budget, because of the budget concerns, so some clients are going with low budget options. That is why. So that is why these consumptions will be higher. So overall, if you see the cost which they are paying to the good companies like Famson and other companies, they can get payback within 2-3 years. Yeah. So ROI would be better. ROI would be always better, because the commercial feasibility you have to see for the longer period, not for the shorter period. So short term, your budget will be under control. Due to the price difference, you may be survived, but after that, the client, the customer faces issues. सो ROI की बात जैसे मुरली जी कर रहे हैं, तो राकेश जी इसी से ही जुड़ा एक सवाल मेरा ये भी है आपसे, जो आजकल नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं, वो अपने रिटर्न को बेटर करने के लिए, ROI बेटर करने के लिए, या बजट के मामले को भी सुधारने के लिए किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? क्या वो क्षमता बढ़ाने के लिए दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, या फिर वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं? आपको लगता है किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? दोनों साइड है, दोनों ही हैं, उसके दोनों के अपने अपने जी। प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो इफिशिएंसीज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, जो आप इंडिविजुअल इक्विपमेंट के ऊपर कर रहे होते हैं. ओके. उसमें ऑटोमेशन का इन्वॉल्वमेंट भी आता है, मेन पावर ट्रेनिंग का भी इन्वॉल्वमेंट आता है. वो उनको बेहतर उनको एक आउटपुट उसकी वजह से आता है. तो जब आप एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं या उसको अडॉप्ट करते हैं, वो उनके लिए एक बेहतर रिजल्ट लेके आती है. लाइक अभी कुछ कंडीशनिंग्स, अभी एक बहुत एक एरिया ऐसा है यहाँ पर जो अभी निगलेक्टेड सा एरिया है. कंडीशनिंग एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपकी ऑयल की यील्ड्स में. अभी जैसा बात हो रहा है कि हमारा 1% ऑयल या 0.9% ऑयल रेसिड्यूल ऑयल जा रहा है मील में. इफ इट कम्स टू 0.5 or 0.6, it makes sense. Somewhere around 300 to 400 rupees a ton. So it's a big opportunity for the industry अगर वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है. सो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से आपकी ऑयल यील्ड आपकी इंक्रीज होती मॉनेटरी है. बेसिस पे आप छोटी सी कैलकुलेशन करें तो कितने टन पे कितना, कैसे आप बताएंगे? एक 500 टन के प्लांट के लिए अगर 0.3 पे देखते हैं कि 0.3 का डिफरेंस अगर हम क्रिएट कर सकते हैं, 0.3%. 0.3% का डिफरेंस अगर क्रिएट कर Increase in सकते हैं, oil इंस्टेड ऑफ 1%, हमारा जो रेसिडुअल ऑयल मील में जा रहा है, इंस्टेड ऑफ 1% इट कम्स डाउन टू 0.7%. सो 0.3% का एक एडवांटेज आता है ऑयल की रिकवरी में. इट कॉस्टेड समवेयर अराउंड 1.4 lakhs to 1.5 lakh rupees a day. मतलब आपका डिफरेंस लगभग 1.5 लाख रुपीस का आता है पर डे बेसिस पे. तो दैट इज द सेविंग ऑफ सेविंग और लॉस ऑफ प्रॉफिट जो आज हम लूज कर रहे हैं, वो उसको गेन किया जा सकता है, उसको अचीव किया जा सकती है. और अचीवेबल नंबर्स हैं, सम कंपनीज कुछ कर रही हैं उसमें. बट अभी एक मेजर एरिया है, मेजर इंडस्ट्रीज हैं, अभी नंबर ऑफ लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो अभी इस पे काम करने का जरूरत है. वो शायद वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी इस पे इम्पोर्टेंस वो फोकस का एरिया नहीं है. दूसरा वहाँ तक उस माइंडसेट पे या वो अप्रोच नहीं हो पाया वहाँ पे अभी उन सब चीज़ों पे. ग्रेट. सो आखिरी दो सवाल, एक सवाल मुरली जी से और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा. सो मुरली जी, you're part of Famson. You have always spent some time in Famson. You're meeting. You have met a lot of clients. You're still meeting a lot of clients. So, how and where do you think Famson is better than the competition existing in Indian market today? I would request you to summarize your answer in 2 points. Top 2 things Famson is better in this industry. Yeah. First point, I can say integrated solution provider. Okay. Second point is operation cost is very less. Okay. And
With low capacity also we can give PLC plant with manpower, low manpower option. And you asked only two, but I can extend one more point. Yeah, sure, please. So we can give the meal bagging section efficiency. So when we are talking about go down area, we can reduce. So we are very good at silo. So we can provide DOC, de-oiled cake silos, and we can store it from meal grinding to the silo, and from the silo it goes to the automatic bagging section, and then to the robotic bag lifting machine. We can load it directly to the truck, so that the manpower normally 24 hours I see more hamalis, maybe more than 24 30 each shift. I can see 3, so that we can reduce the manpower. So Famson is giving this solution globally already. Yeah. And you think we can suggest this in the Indian market also? Correct. And Wow. especially the operating cost. So, Yeah. Retention in oil, steam, and hexane loss, and power consumption. These 3 comes under operation cost. In that, the major portion, the major share, as Rakesh ji just now explained, उसमें रिटेंशन इन ऑयल जो 0.3% का जो सेविंग है, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. ग्रेट. राकेश जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा और इसके बाद एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ करूंगा. जो नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं, नया प्लांट खोलना चाहते हैं, आप उन्हें 2 एडवाइस क्या देना चाहेंगे? मैं उनसे राइट टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन की बात करूंगा कि उन्हें सबसे राइट इस समय टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए. दूसरा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ही फोकस रहना चाहिए. जो हमारे अपकमिंग जो डिमांड्स हैं, मतलब आइसोलेट्स हो सकते हैं, सोया प्रोटीन आइसोलेट हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. सो हाई वैल्यू हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको फोकस करना चाहिए, जो अभी काफ़ी ग्रोइंग है अभी इंडिया में भी और ग्लोबली मार्केट में भी, जिसका अच्छा डिमांड है. और क्या नहीं करना चाहिए राकेश जी? अगर बात करें क्या नहीं करना चाहिए उनको, कोई एक चीज़ जो नहीं करना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसर्स गलती कर रहे हैं और वो ना करें? लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ में काम थोड़ा कम करना चाहिए. एक राइट टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहिए. इनिशियली हो सकता है कि आज उनको कॉस्ट ज़्यादा दिखता हो प्रोजेक्ट का, बट उसकी ROI उससे बेहतर हो. परफेक्ट. तो क्विकली राकेश जी, आपके साथ एक मैं छोटा सा रैपिड फायर राउंड करना चाहता हूँ. दिस विल बी मोर लेस एंड ऑफ आवर डिस्कशन. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जवाब आप एक सेंटेंस से एक वर्ड में ही देने की कोशिश करें. ग्रेट. सो भारत में सबसे ज़्यादा भविष्य किस ऑयल सीड सेगमेंट का आपको लगता है? सोया. एक्सट्रैक्शन प्लांट्स की सबसे बड़ी एक आम गलती क्या होती है? सेफ्टी को अभी उतना प्रेफरेंस नहीं है. भविष्य के प्लांट्स को, अगर फ्यूचर के प्लांट्स को हम बात करें, ज़्यादा क्या इन्फ्लुएंस करेगा, ऑटोमेशन या मैन पावर? ऑटोमेशन. एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ पर पड़ता है? कोई एक चीज़. एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी का. कंडीशनिंग. प्रोसेसिंग प्लांट का सबसे अंडररेटेड एरिया आपको क्या लगता है? मेन पावर ट्रेनिंग. एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हर लेटेस्ट या आधुनिक एक्सट्रैक्शन प्लांट को आज अपनानी चाहिए. एक. कंडीशनिंग एंड फ्लैकिंग्स. भारत की जो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है, इसके फ्यूचर के लिए आपको एक वर्ड में डिफाइन करें या एक सेंटेंस में डिफाइन करें. व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ इंडियाज एडिबल इंडस्ट्री? वेरी गुड. इंडस्ट्री का एक चैलेंज जो इमीडिएट उसको हल करने की जरूरत है. लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन. जैसे एक लाइटर मोड पे
आपके घर में कौन सा एडिबल ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? सोया रिफाइंड ऑयल। क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने अपना टाइम दिया। बोले जी थैंक यू सो मच, आपने अपना Thank you very much. वंडरफुल डिस्कशन। आई एम श्योर कि जो भी पॉइंटर्स आपने शेयर किए हैं वो जो ऑडियंस है सुनने वाले उन्हें बहुत पसंद आए। थैंक यू। थैंक यू। Thank you very much. Thank you.